अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बेसिकली हम करने जा रहे हैं कि वो क्या वेलोसिटी होगी जिससे किसी सैटेलाइट को मूव करना है अर्थ के गिर्द किसी ऑर्बिट में, और इसी तरह फिर हम इसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा उस ऑर्बिट में। तो पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की। उसके लिए मैंने एक सैटेलाइट कंसीडर की है। दिस इज द सैटेलाइट M which is revolving around the अर्थ। ये रेड वाली आपकी अर्थ है, ये ब्लू वाली आपकी सैटेलाइट है, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट है ये सैटेलाइट का रास्ता है, पाथ है, उसका ऑर्बिट है। सैटेलाइट इस दायरे में अर्थ के गिर्द घूम रही है, ठीक हो गया। इसके बाद कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R जो है आपका वो क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और H क्या है आपका? एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है? h है। और r प्लस h बराबर है स्मॉल r के। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्योंकि ऑर्बिट जो है वो सेंटर तो यही पॉइंट रहेगा, कोई चीज यहां घूमे, यहां घूमे, इधर और दूर घूमे, सेंटर यही है। तो इसका रेडियस अर्थ का ये वाला है कैपिटल R, और जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है उसका रेडियस है स्मॉल r। तो हम ये चीजें बता देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी M विच इज मास ऑफ अर्थ। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्मॉल m विच इज मास ऑफ सैटेलाइट। इसके बाद क्या है जी हमारे पास? कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और ये बराबर है किसके? r इज इक्वल्स टू r प्लस h। ये आपने ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन में काम में आएगा। और इसके बाद h क्या है? हाइट, वर्टिकल हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं ऑफ द सैटेलाइट, या आप कह देंगे h क्या है? हाइट, एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे सारे वेरिएबल हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको समझनी है वो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? मैंने हाथ में ये चीज ली और उसको मैंने ऐसे दायरे में घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सेंट्रल पॉइंट है ये मेरा हाथ, ये ऐसे दायरे में घुमा रहा है इसको। आपको याद होगा कोई भी चीज बचपन में धागे में कोई चीज पत्थर बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, ड्रिल करते थे। कोई चीज कभी आप ऐसे घुमाते हैं, होता क्या है? जो सेंट्रल पॉइंट है उससे जो अपोजिट कॉर्नर है, ये मिसाल के तौर पे वो ये पत्थर बंधा हुआ है और ये धागा है और मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो इसकी मूवमेंट है, इसका सेंट्रल पॉइंट है मेरा हाथ। यहां से यहां तक जो फासला है वो फासला इसका, क्योंकि दायरे में घूम रहा है तो ये दायरा जो बनाएगा वो इसका रेडियस होगा। और इसको यहां आप इस तरह समझ लें, ये तस्वीर आपके सामने, हम नई तस्वीर एक और बना लेते हैं। यहां कोई चीज है, ये वो पत्थर है, ये जो पत्थर अंदर बॉल बंधी हुई है, इसको हम घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा? घूम के ऐसे घूमता जाएगा, ठीक है ना, दायरे में घूमता जाएगा ये। अब जब ये दायरे में घूमता जा रहा है तो इसका मतलब है क्या है? इसके पास ये जो फासला है ये इसका रेडियस है सर्कल का। इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, दो फोर्सेस हो रही है, एक है सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज जब दायरे में घूमती है तो उसको घुमाने वाली जो फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे दायरे में घुमा रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम नाम देते हैं FC का। F इज फॉर फोर्स, C इज फॉर सेंट्रीपिटल। और ये जो भी चीज है, ये बॉल है, ये कोई स्टोन है, इसका कोई मास होगा। तो जो सेंट्रीपिटल इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है वो है M इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब जब ये घूमेगा तो जब ये चलेगा आगे तो इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, तो ये v² ओवर r इसका रेडियस है। तो ये उसकी इक्वेशन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताई है, ये भी आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों बताई है। यहाँ पे जो जब ये सैटेलाइट मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, जब ये मूव करेगा तो इसको कौन घुमाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाएगी। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी क्या, कहां से आएगी? वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ आएगी। क्योंकि अर्थ, हम जानते हैं कि हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो अर्थ इस सैटेलाइट को भी अपने सेंटर की तरफ खींच रही होगी, इस पर फोर्स लगेगी जो कि आपकी कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और वो कहां से आती है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से, ये वाला। और वो क्या था? F इज इक्वल्स टू
जी याद है किसी को? F इजिकल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे अभी। तो हम ये लिखेंगे कि यहां पर जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन क्या थी? mv स्क्वायर ओवर आर। क्या थी? mv स्क्वायर ओवर आर। तो ये m आ गया, ये v स्क्वायर आ गया, और r कितना है सैटेलाइट के लिए? ये कैपिटल, सॉरी ये स्मॉल r। mv स्क्वायर ओवर आर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके लिए लिखी जाएगी? सैटेलाइट के लिए लिखी जाएगी। तो सैटेलाइट का मास लिखा, फिर उसकी वेलोसिटी लिखी, और फिर उसका रेडियस लिख दिया। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। m1 जो है आपका वो क्या चीज है? पहला मास। पहला मास कौन है? अर्थ ले लें या सैटेलाइट ले लें, बात एक ही, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक दफा अर्थ का मास आ जाएगा और एक दफा सैटेलाइट का आ जाएगा। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर। आर क्या है? इन दोनों के दरमियान का फासला। जी, तो दोनों के दरमियान का फासला जब आप लेंगे तो ये होगा आर स्क्वायर। अब यहां देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, उन्हें कैंसिल आउट कर लें पहले। m से m कैंसिल हो गया, और यहां ये एक सिंगल आर है और ये आर का स्क्वायर है, ये आर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। बाकी क्या बचा जी आपके पास? आपके पास बच गया v स्क्वायर, और ये है किसके बराबर है? जी m ओवर आर के। और आपको पता है कि r किसके बराबर है? तस्वीर से देखिए, ये r ब्लू वाला है, ये बराबर है r प्लस h के। तो आपने लिख दिया इसकी जगह r प्लस h। तो हमारी इक्वेशन बन गई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम आर प्लस h। जब इसका स्क्वायर खत्म करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जी एम ओवर आर प्लस h। ये आपने क्या फाइंड कर लिया? दिस इज द वेलोसिटी दैट a satellite must possess when orbiting around Earth in an orbit of radius r plus h। तो ये वो वेलोसिटी है जो चाहिए किसी भी सैटेलाइट को, अगर वो मूव करेगा किसमें? किसी ऐसे ऑर्बिट में जिसका जो रेडियस है वो कितना हो? r प्लस h हो। तो उसके पास ये वेलोसिटी होनी चाहिए, तब वो उस ऑर्बिट में मूव कर सकता है। अगर ये वेलोसिटी उसके पास नहीं होगी तो वो ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता। इससे हमें एक और खास बात पता क्या चल रही है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन नहीं है? स्मॉल m नहीं है। और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द सैटेलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सैटेलाइट के मास से ये इक्वेशन क्या है? इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी को सैटेलाइट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सैटेलाइट हो, बड़ा सैटेलाइट हो, वो एक जैसे ऑर्बिट में एक ही वेलोसिटी से घूमेगा। हल्का हो, भारी हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं इसका टाइम पीरियड कि कितनी देर लगेगी उसे इस ऑर्बिट में घूमने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में उसे कितनी देर चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए जी। ठीक है, ये घूमेगा तो टाइम पीरियड कितना लेगा ये घूमने के लिए? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करोगे? टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको टाइम पीरियड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और टाइम पीरियड का फार्मूला आप किस तरह से लगाओगे वो अभी आप मेरे साथ देखिए। अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने लगे हैं। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक आसान तरीके से पहले आगे लेके चलता हूं। हमें पता है एक बहुत बुनियादी इक्वेशन S इज टू VT, ये सबको याद है। इसमें से अगर मैं T निकाल लूं टाइम पीरियड के लिए तो T किसके बराबर हो जाएगा? S/V। ये आपने करना नहीं, लेकिन अगर आप करें तो भले आपकी मर्जी है। असल में तो हमने आगे जाना है, लेकिन हम सीखने के लिए कर रहे हैं। टाइम पीरियड की जगह मैंने T कैपिटल टाइम पीरियड के लिए ले लिया। अब डिस्टेंस यहाँ कितना है जरा ये गौर कीजिए। डिस्टेंस है यहाँ पर S जो है, इसको कितना फासला कवर करना है? इसको कवर करना है एक चक्कर लगाने के लिए यहां से इसने चक्कर लगाना शुरू किया, यहां से चलते 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 ये यहां पहुंच गया। ठीक है, तो अब यहां पहुंचकर इसका एक चक्कर पूरा हो गया। जब ये पूरा हो गया तो ये किस पर चला है? सर्किल पे। ब्लैक वाला क्या है? सर्किल है। सर्किल पे इसने कितना फासला कवर किया है? ये फासला बराबर है इसके सरकमफेरेंस के। ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और ये बराबर होता है किसके? 2 पाई r के। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस है हमारे पास 2 पाई r और v हमारी वेलोसिटी है। अब आपको पता है कि सिंस वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपने अभी अभी कैलकुलेट की है और वो थी आपकी अंडर रूट जी एम ओवर
r प्लस एच। अब यही वेलोसिटी हम यहां लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसको 2 को 1 में डाल रहे हैं हम, तो t इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 2 पाई r अपनी जगह पे, नीचे क्या होगा gm r प्लस h। अब हमने क्या करना है, इसको हम उल्टा कर लेंगे, ये r प्लस h ऊपर चला जाएगा, जब ये r प्लस h ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r, यहां हो गया r प्लस h, और नीचे आपके पास है gm। r प्लस h आपका किसके बराबर है, वो बराबर है स्मॉल r के, सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अंडर रूट, ऊपर हो गया r, नीचे है gm। जब मैं r को अंदर लेके जाऊंगा तो बाहर आप कोई चीज अंडर रूट के बाहर है तो उसके पास डबल पावर है, अंदर r, मतलब इसको इस तरह समझ लें कि r अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उस पर हाफ पावर आ जाएगी, और बाहर उसका फुल पावर, तो उसका मतलब ये डबल हो जाएगी पावर अंदर जाके। तो t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वाला ये अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा, आर पहले से मौजूद है और ये gm है, सो t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब ओवर gm। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द, अब यहां मैं मिटा के लिख सकता हूं वेलोसिटी की जगह, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच। ये किसी ऐसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है जो अर्थ के गिर्द एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है जिसका रेडियस जो है वो है r प्लस h के बराबर। ये आपका आंसर है। थैंक यू।